नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। आज का बहुत बड़ा दिन स्टार्टअप इंडिया के लिए, क्योंकि 16 जनवरी के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी और आज इस सालगिरह पर आपको दिखाएंगे विशेष पैकेज। उधर अगर आप एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट $20 में एआई सब्सक्रिप्शन की सुविधा दे रहा है। पूरी दुनिया की बात करें तो स्टॉक्स पर लगातार गिरावट, क्योंकि डॉलर हो रहा है मजबूत। भारत में कैसी रहेगी बाजार की स्थिति आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में सबसे ज्यादा कमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में कमी आएगी। भू राजनीतिक संकट, जेनरेटिव एआई और मुश्किल वित्तीय स्थिति से विकास पर होगा असर। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में विकास का नजरिया पॉजिटिव, जिसमें भारत भी शामिल। लिथियम आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन के जेवी ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स के अधिग्रहण के लिए समझौता किया। खनन मंत्री ने एक्स पर लिखा, ग्लोबल नेट जीरो लक्ष्य के लिए सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन को मिलेगी मदद। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज भारतीय शेयर बाजार ने सपाट कारोबार के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ और निफ्टी गिरावट के साथ खुले। कल कारोबार के आखिर में मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आपके लिए, जिसका हम खुलासा करेंगे इस शो के दौरान। साथ ही साथ हमारे आज के फोकस में चर्चा करेंगे आज के बड़ी खबर की। लेकिन अब दूसरी बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि आरबीआई ने फिनटेक सेक्टर के लिए क्या किया। फिनटेक आपको पता है कि देश में बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर के तौर पर उभर रहा है, इसलिए अब आरबीआई चाहता है कि इसके रेगुलेशन को लेकर के चर्चा की शुरुआत की जाए। सोमवार को एक मसौदे में आरबीआई ने कहा कि फिनटेक सेक्टर को सेल्फ रेगुलेशन के लिए आपस में बातचीत करनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मसौदा मानक में प्रस्ताव किया गया है कि जो इकाई बने सेल्फ रेगुलेशन के लिए उसका शानदार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही एक उचित समय सीमा में इसकी तकनीकी सॉल्यूशंस लागू करने की क्षमता भी हो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आती है ग्राहकों को तो तुरंत वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एक्शन ले पाए। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस तरह की इकाइयों के पास आवेदनों की पर्याप्त हैसियत और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने की भी क्षमता होनी चाहिए। यानी अगर शिकायतों का पिटारा बढ़ता है, ज्यादा लोग शिकायत करते हैं फिनटेक के बारे में, तो इसको भी संभालने की शक्ति इसके पास होनी चाहिए। ये SRO-FT कहा जा रहा है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर टेक्नोलॉजीज, FT के दायित्वों को प्रभावी तरीके से निरंतर पूरा कर सके। सोमवार को यह मसौदा जारी किया गया और कहा गया कि SRO-FT को फिनटेक सेक्टर के टिकाऊ और स्वस्थ विकास की दिशा में काम करना चाहिए और जरूरत पड़े तो चरणबद्ध तरीके से जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उसको थोड़ा सा और इजी बनाया जाना चाहिए। और अब देखते हैं बाजारों की खबर और बाजार किस तरह से खुले, आपको बताते हैं गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिले थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर गिफ्ट निफ्टी आ चुका है 72 अंक नीचे कारोबार करता हुआ 22,079 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का। इसने संकेत दिए थे कि आज बाजारों में गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है और इसलिए सपाट कारोबार आज हमें बाजारों में दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी में बिल्कुल फ्लैट कारोबार होता है दिखाई दिया। आपको ओपनिंग दिखाते हैं कि सेंसेक्स की ओपनिंग और निफ्टी की ओपनिंग किस तरह से सपाट कारोबार की तरफ इशारा कर रहे हैं। सेंसेक्स ओपनिंग केवल 4 अंकों पर 73,332 का स्तर और निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुख हमें दिखाई दिया। बहुत मामूली गिरावट के साथ निफ्टी की शुरुआत हुई। दरअसल पूरी दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के संकेत है। देखिए 42 अंक नीचे 22,055 जो कि गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिल रहे थे, वही गिरावट आज शुरुआती कारोबार में दिखाई दी। देखेंगे, हम ट्रैक करेंगे कि आगे जाते हुए बाजार किस तरह से बिहेव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पूरी दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का माहौल है। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर में तेजी आ रही है और इसका असर जो यूरोपीय बाजार हैं उन पर भी पड़ा है। देखते हैं यूरोपीय बाजार किस तरह से काम करते हुए नजर आए। लेकिन आज के टॉप गेनर्स हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आ चुके हैं। सेंसेक्स निफ्टी में BPCL, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, JSW स्टील और बजाज फाइनेंस आपको 0.65 से करीब 1.5% की बढ़त दिखाते हुए आज कारोबार करते हुए। शुरुआती कारोबार में BPCL ने जबरदस्त 1.5% का इजाफा दर्ज किया है। कहां पर गिरावट आ रही है, किन शेयरों में थोड़ा सा रुझान बिकवाली की तरफ दिख रहा है, आपको टॉप लीडर्स दिखाते हैं। HCL टेक्नोलॉजी 2% नीचे, विप्रो 1%, 1.5% नीचे, आयशर मोटर्स, NTPC और टेक महिंद्रा। आप देखिए IT स्टॉक्स नीचे हैं, क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है उनके बैलेंस शीट पर। इसके
पूरी दुनिया में जो असर दिख रहा है स्टॉक मार्केट में स्लाइड का, उसका असर हमारे भारत के आईटी स्टॉक्स पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूरोपीय बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन बाजार देखिए गिरावट के संकेत, बात वही कि डॉलर मजबूत हो रहा है, यूरोपीय बाजार पर प्रेशर। एशियाई बाजारों की तरफ चलते हैं। एशियाई बाजारों में अगर हम देखें तो मिला जुला कारोबार, शंघाई में थोड़ा सा फ्लैट कारोबार दिखाई दे, लेकिन ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे। निकी जापान में सबसे ज़्यादा 109 अंक, हैंगसेंग में 57 अंक और कॉस्पी में 18 अंकों की गिरावट दिखाई दी। क्रूड ऑयल का भाव चलते चलते आपको बता दें कि क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट 85 से 90 का स्तर हमारे कंफर्टेबल, 78 बहुत अच्छी स्थिति भारत के लिहाज से, गिरावट आज फिर देखी गई है, 78 का स्तर हमें दिखाई दिया भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर की इन खबरों के साथ अब छोटा सा ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद हमारा आज का फोकस बताएंगे आपको कि कैसे सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी में कमी लाने में बड़ी सफलता हासिल की। देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। और आज का फोकस है नीति आयोग की वो रिपोर्ट जिसमें ये बात सामने आई है कि पिछले 9 सालों में 24 करोड़ और 82 लाख लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के ताज़ा चर्चा पत्र के मुताबिक बीते 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। परिणाम स्वरूप भारत के 2030 से पहले ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। चर्चा पत्र के निष्कर्षों के मुताबिक 2013-14 से 2022-23 के बीच सबसे कमजोर और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के निरंतर समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI एक वैश्विक मान्यता प्राप्त व्यापक उपाय है जो मौद्रिक पहलुओं से परे कई आयामों में गरीबी को दर्शाता है। इस संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान MPI के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी। 2005-06 से 2015-16 के मुकाबले 2015-16 से 2019-21 के दौरान गरीबी कुल संख्या अनुपात में गिरावट की वार्षिक दर भी काफी तेज थी। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2013-14 से 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 94 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जबकि बिहार में 3 करोड़ 77 लाख, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख और राजस्थान में 1 करोड़ 87 लाख लोग
बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। दरअसल गरीब कल्याण हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है और सरकार की नीतियों और महत्वपूर्ण पहलों के चलते देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी गरीबी में गिरावट पर नीति आयोग की रिपोर्ट साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बेहद उत्साहजनक, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। अनकोट। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट को कल जारी किया गया, जिसे जारी किया प्रोफेसर रमेश चंद ने, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और इस वक्त वो इकोनॉमी टुडे के मंच पर आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। हमें बहुत खुशी होती है जब भी आपसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर यही समझना चाहेंगे, गरीबी की रेखा से बाहर निकलना, हम लोग ये समझते हैं सामान्य तौर पर कि अगर किसी के पास खाने के लिए पैसे की कमी है, कपड़े के लिए पैसे की कमी है, तो उसको गरीबी की रेखा से नीचे बोलते हैं। ये जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी की जो पॉवर्टी है, क्या फर्क है सर अप्रोच में जो नई स्टडी आपने की है? जी जी, इसमें सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि पहले गरीबी को मापने का जो मापदंड था उसे हम केवल इनकम से मापते थे। जी जी। यदि किसी को एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम हाउसिंग के लिए एक महीने में 10,000 रुपया इनकम चाहिए, तो जिनकी इनकम उससे नीचे है उसे हम पुअर कहते थे, जिसकी इनकम उससे ऊपर है उसे नॉन पुअर कहते थे जी। लेकिन इस मेथोडोलॉजी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2010 में एक सुधार किया और उसका कारण ये था कि इनकम जो है वो एंड नहीं है अपने आप में। इनकम एक जरिया है लोगों को अपने आप पोषण इंप्रूव करने का, अपनी हेल्थ इंप्रूव करने का, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने का, अपनी एजुकेशन इंप्रूव करने का। बिल्कुल। जो ये अब गरीबी का मापदंड बनाया है, जिसे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, तो ये जिन आउटकम को हम इनकम बढ़ाकर हासिल करना चाहते हैं जी, जो एक गरीब की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, एजुकेशन का, सुविधाओं का, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने का, जी सर, तो यूएनडीपी ने ऐसे 10 चीजों का चयन किया और उसके आधार पर एक कंबाइंड इंडेक्स बनाया। नीति आयोग ने फिर यूएनडीपी के साथ मिलकर भारत का एक स्पेसिफिक इंडेक्स बनाया, जिसमें 12 जो इंडिकेटर हैं, संकेतक, उनको हमने शामिल किया। तो इसका मतलब सर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक 10 का था, आपने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 12 मानकों के आधार पर यूएनडीपी के साथ मिलकर तैयार किया गया, तो एक वैश्विक इसको स्वीकार्यता होगी। अब सर मेरा दूसरा सवाल है, मुझे लगता है आपकी पिछली रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए थे। अब आपने जो रिपोर्ट दी है कह रहे हैं कि 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये दोनों में मतलब उस रिपोर्ट में कुछ ज्यादा अंतर है सर, या फिर उसी चीज को आपने आगे बढ़ाया है? एक है, आपने अपनी स्क्रीन पे बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए, लेकिन एक आंकड़ा आप ऐड कर लें आगे के लिए, जी सर, मैंने नोटिस किया, वो ये था कि जो गरीबी में कमी आ रही थी उसकी दर में वृद्धि 30% हुई। वर्ष 5, 6 और 16 के बीच में उसमें 7.7% हर वर्ष कमी आ रही थी। जी सर। 16 के बाद में वो बढ़कर 10.6% हो गया। ये हर साल सर? हाँ, हर साल 10% कमी आ रही है जो लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। जी जी रहे हैं जी जी। वर्ष 15-16 के बाद में, तो इसकी कमी में एक तीव्रता जो है वो एक फैक्टर है कि जो हमने पहले आंकड़े जारी किए थे, जी सर, उसको आप इस पीरियड के लिए यदि करो, क्योंकि ये 9 साल का पीरियड है, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि गरीबी घटने की तीव्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, ये रेट ऑफ रिडक्शन तो आपने दिखाया था। हाँ सर। वो तो आपसे रह गया कि एक और तो गरीबों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर जो पुअर है वो लेस पुअर होते जा रहे हैं। ओके।
तो उनकी भी स्थिति में सुधार हो रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ, ये एक उदाहरण लेकर समझाना इसको जरूरी है जी सर। कि यदि कोई गरीब फैमिली आज से 8 साल पहले 12 में से 5 जो संकेतक है उनसे वंचित थी, तो वो समय के साथ 5 में से 4 से वंचित हो गई, फिर 4 में से वो 3 से वंचित हो गई। बहुत बढ़िया सर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो तो मतलब कुल मिलाकर के ये सर सभी की स्थिति में बेहतरी हुई है। एक चीज ये हम बड़ा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब सर मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया के किसी और देश ने पिछले 10 सालों में इससे बढ़िया प्रदर्शन किया, या हम ये दावा कर सकते हैं कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने पिछले 9 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है? जो विकसित देश हैं उनके कभी कभी आंकड़े आते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आंकड़े जारी करता है और यूएनडीपी भी आंकड़े जारी करता है। जो लेटेस्ट इंडिकेटर है, एक तो हमने इसको वर्ष 22-23 तक कैलकुलेट किया है, उसमें अभी तक यही है कि जो बड़े देश हैं उसमें सबसे तेजी से जो कमी आ रही है वो भारत में ही जो है आ रही है। और एक मैं और बताना चाहूंगा कि ये अकेले नीति आयोग की ही रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो दुनिया के बाकी देशों में भी एमडीपीआई कैलकुलेट करता है, ये दोनों की एक कंबाइंड रिपोर्ट है। तो ये एक अच्छी बात है सर कि जहां पहले हम देखते थे कि आंकड़ों को लेकर के लगातार भारत के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि हम आंकड़े हमारे पास होते नहीं हैं, अब हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई और विकास दर के आंकड़े लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग मॉडल्स के जरिए। और अब आपने ये जो शुरुआत की है नीति आयोग के जरिए इन गरीबी रेखा से जुड़े आंकड़ों को रखने के लिए, उससे मुझे लगता है बहुत बड़ी स्थिति साफ होगी। अब सर हमें आप ये समझाएं कि ये जो संकेतक आपने तय किए हैं, अभी भी कितने करोड़ लोग इनसे वंचित हैं, और ये जो यात्रा है वो कब तक चलेगी आपके हिसाब से? जी, अब अभी वर्ष 22-23 में 11.3% लोग, रफली हम कह सकते हैं कि हर 9वां व्यक्ति भारत में वर्ष 22-23 में एक मल्टी डिमेंशन जो हमने 12 आंकड़े हैं उनमें से कोई 3 से ज्यादा एस्पेक्ट्स में वो जो है गरीब है। अच्छा सर। वर्ष 2024-25 में ये जो हमारी पॉवर्टी है ये सिंगल डिजिट में चली जाएगी। अब तक ये डबल डिजिट में रही, जैसे अभी भी 11% है, लेकिन वर्ष 24-25 में ये 10% से नीचे ये सिंगल डिजिट में चली जाएगी। और जो यूएनडीपी का है कि 2030 तक हमें कोई अचीव करना है, हमने वो 2025 तक जो 1.2 इंडिकेटर है कि गरीबी को 15-16 के मुकाबले आधा करना, वो हम समय से पहले इसको आधा कर पाए हैं। वैसे साहब आपने 2 बड़ी चीजें बोली, अब मुझे लगता है आज की हेडलाइंस आपने दी हैं। एक तो आपने कहा कि हम 2025 तक अपने गरीबी रेखा को आंकड़े को दहाई के अंक से नीचे लेकर के आएंगे, और दूसरा आपने कहा कि जो 2030 तक हमारा सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है गरीबी के मोर्चे पर, उसको हम वक्त से पहले, काफी पहले हासिल कर लेंगे। अब सर मैं राज्यों पे आना चाहता हूं। राज्य सरकारों कर नहीं लेंगे, कर लिया है। एक बड़ी बात यह कि सर राज्यों की भूमिका भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकारों के साथ आप एग्रीकल्चर के मोर्चे पर तो लगातार काम करते रहे हैं, जो कि आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन इन संकेतक के मोर्चे पर राज्यों ने कैसे बेहतर प्रदर्शन किया और आगे की दिशा क्या दिखती है सर आपको? एक तो इसमें सबसे ज्यादा जो इनकरेजिंग रिजल्ट है वो ये है कि जो अलग अलग राज्यों में गरीबी का अंतर था, वो अंतर में काफी कमी आई है। तो उसमें जो हम कहते हैं कि एक कन्वर्जेंस हो रहा है कि पहले यदि उनमें इतना फर्क था तो वो अब कम होके उनकी जो डिफरेंशियल्स हैं वो इतने ज्यादा कम हो गए हैं। और दूसरा बहुत हर्ष की बात यह है कि जिन राज्यों में ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी में थी, वहाँ जो गरीबी का डिक्लाइन है वो मच फास्टर है। तो इसको मैंने बड़ा स्टैटिस्टिकल वे से भी कैलकुलेट किया है कि दोनों का कोरिलेशन 0.9 आता है।
हाँ, जो फिर एक बात का संकेतक है कि जहां ज्यादा गरीबी थी वहां बहुत ज्यादा गरीबी में गिरावट आई, और जहां कम गरीबी थी वहां कम गिरावट आई, जो कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ का गोल जो प्रधानमंत्री जी देश के लिए लेकर चले हुए हैं कि हमें ग्रोथ ही नहीं अचीव करना, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की विकास जो है जाना है। ये उस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो रहा है, उसकी ओर भी स्टेट लेवल का डेटा उसकी ओर पॉइंट आउट करता है। प्रोफेसर रमेश चंद, बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई आपने बहुत सरल तरीके से इन आंकड़ों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इन रिपोर्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे, आपके पास वापस आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें जो कि कारोबार जगत से जुड़ी है उस पर आपको लिए चलेंगे। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को घोषित किया था। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च के 8 अद्भुत वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में स्टार्टअप्स की बहुत ही अहम भूमिका है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? 2016 में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक स्टार्टअप केंद्र में बदलने का आह्वान किया था। इससे भारत में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप पहलों की शुरुआत हो गई। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। नवाचार और उद्यमिता के साथ देश इस दिशा में अब तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 8 साल पूरे हो चुके हैं। स्टार्टअप की संख्या 2016 में सिर्फ 400 थी, जो अब बढ़कर 2023 में 1,17,000 से अधिक हो गई है। भारत में अब 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, जिनका कुल मूल्य 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में 1 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी द्वारा निर्मित स्टार्टअप 20 भागीदार देशों के उद्यमिता और नवाचार भागीदारों के लिए एक मंच है। We make eco-friendly batteries out of aloe vera, track and recycle used hazardous batteries into sustainable products. When the Prime Minister himself took the responsibility of making our country as the job provider and problem solver for the world, he not only asked us to start up, but also provided complete handheld support from the scratch to the end, be it in terms of incubation, acceleration, or investments. At Miramai, we have developed a new method of detecting breast cancer in a completely privacy-aware manner. Nobody sees or touches the person during the test.
और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत की लिथियम आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार की कंपनी की ये पहली लिथियम अन्वेषण व खनन की परियोजना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये समझौता सतत भविष्य के लिए ऊर्जा में बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के माल निर्यात में दिसंबर 2023 में 0.96% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि दिसंबर 2022 के 38.08 अरब डॉलर से बढ़कर 38.45 अरब डॉलर हो गया है। दिसंबर 2023 में निर्यात वृद्धि में प्रमुख योगदान इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रिक सामान और दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का रहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि 2014 से अब तक बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करीब 16.93 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जबकि 17.05 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर काम जारी है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 80,000 मेगावाट क्षमता की तापीय बिजली परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न स्तर पर हैं। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में करीब 99,000 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए NHAI ने अपने कदम के तहत KYC नहीं कराने वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। NHAI ने फास्टैग ग्राहकों से अपील की है कि वे RBI के नियमों के मुताबिक अपनी लेटेस्ट फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा कर लें। स्पाइसजेट का कहना है कि उसे तरजीही आधार पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय इक्विटी शेयर और वारंट जारी करने के लिए BSE से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी स्पाइसजेट की 39वीं वार्षिक आम बैठक के बाद आई है, जहां सदस्यों ने 2,242 करोड़ रुपए के फंड निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा और प्रकाश डालने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय आज भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक ऑटो PLI कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। PLI उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के सह संस्थापक और CEO श्री हर्ष मजेठी ने कहा है कि इसके मेगा IPO के लिए सभी तैयारियां चल रही हैं। कंपनी ने इस साल के अंत में IPO से $1 अरब जुटाने का लक्ष्य रखा है। अपनी IPO प्रक्रिया के लिए कंपनी ने 7 निवेश बैंकों को चुना है, जिनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी और JP मॉर्गन, बोफा सिक्योरिटीज, जेफरीज शामिल हैं। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन स्टार्टअप दिवस के मौके पर यही उम्मीद कि कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ नई मुश्किलों का नया समाधान लेकर के आते रहेंगे। इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आगे है न्यूज़ एट 10 मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।